गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, और इस चैप्टर में हमने जेंडर कंप्लीट कर लिया था। जेंडर में मैंने आपको वुमेन बायस के बारे में बताया, मतलब किस तरह से वुमेन्स की कंडीशन है, हमारे पॉलिटिक्स में भी बताया, हमारे सोशल लाइफ में भी बताया। फिर हम रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में बात की, ये कंप्लीट हो गया। और आज हमें लास्ट टॉपिक इसका कास्ट के बारे में पढ़ना था। एक बार फटाफट जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर जब चालू हुआ तो सबसे पहले मैंने आपको जेंडर्स के बारे में बताया। तो मैंने कहा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, मतलब कि आप देखते हैं कि लेबर्स में डिवीजन देखने को मिलता है कि अगर वुमेन्स काम कर रही हैं तो उन्हें केवल घर का काम करना है, केवल हाउसवाइफ के रूप में काम करना होगा, और जो मेंस हैं वो बाहर काम करेंगे। ये कहलाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और आगे बढ़े वुमेन्स में। फिर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमने पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ा। उससे पहले हमने दो टॉपिक और जाने, मतलब 2 पॉइंट और जाने, जिसमें एक था फेमिनिस्ट और दूसरे था पैट्रियार्कल सोसाइटी। मैंने कहा फेमिनिस्ट का मतलब है जिसमें इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को देने की बात की जा रही होगी, वो सोसाइटी फेमिनिस्ट सोसाइटी के नाम से जानी जाएगी। और जिसमें आपकी जो वैल्यू ज्यादा है वो फादर, मतलब पिता को ज्यादा वैल्यू दी जाकर, मतलब मेंस को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, जहां पर वो ऐसी सोसाइटी आपकी क्या कहलाएगी, पैट्रियार्कल सोसाइटी कहलाएगी। उसके बाद फिर हमने बात की, तो मैंने कहा अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वुमेन्स का, तो वुमेन्स का अगर लिटरेसी रेट की बात करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर करते हैं कि वुमेन्स और मेंस में कहां डिस्क्रिमिनेशन है, कहां पर अंतर देखने को मिलता है, तो मैंने कहा अगर लिटरेसी रेट की बात करते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार, तो मात्र 54% आपकी जो वुमेन्स हैं वो आपकी लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी हैं भारत में, और 76% मेंस हैं वो पढ़े लिखे हैं भारत में। ठीक है, उसके बाद मैंने हायर स्टडीज की बात की कि जो बेसिकली पेरेंट्स होते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि गर्ल्स या वुमेन्स को हायर स्टडीज के लिए भेजा जाए एज कंपेयर टू बॉयज के। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक्ट के बारे में बात की जिसको कहते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, 1976 में आ रहा है। याद रखिएगा इसे, इसका डेट मतलब ईयर याद रखिएगा कि कब ये आ रहा है। ठीक है, कब इसको लाया गया है, तो 1976 में आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आता है, जिसमें वुमेन्स और मेंस के वेजेस को बराबर करने की बात की गई। और लास्ट में फिर हमने पढ़ा चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज इज नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। और इसके आधार पर मैंने बताया कि मैंने 4 पॉइंट आपको यहां से बताया। मैंने इंडिया के बारे में बताया, ठीक है, अब आपको रिवाइज करना है पिछली वीडियो में जाकर कि 919 पर 1000 बॉयज आपका इंडिया में आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है। फिर मैंने कहा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम कहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो है, आपका हरियाणा में बताया, और उसके बाद मैंने यूपी में भी आपके उसके बारे में बताया। तो ये तीनों पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर जब हमने बात की तो मैंने डेली टाइम यूजेस की बात की, तो 2 जगह पर आपको अंतर देखने को मिला। पहला दिखा इनकम जनरेशन वर्क में मेंस ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू वुमेन, और हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क में बात करेंगे तो वुमेन्स ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू मेंस। ये डेटा निकल के आता है 1998-99 के सर्वे के आधार पर। ठीक है, और आगे बढ़े इसमें, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, यहां से ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जो उधर बताया आपका डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के आधार पर, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसमें आपको बताया कि अगर आप 2019 का एक डेटा लेते हैं तो आपके लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में मात्र 14.36% ही महिला देखने को मिलती हैं, मतलब महिलाएं एज अ रिप्रेजेंटेटिव जा रही हैं। पर मैंने फिर बताया कि इसी में चेंज देखने को मिलता है। 2023 में एक चेंज आता है जिसमें कहा गया कि एक 22 सितंबर 2023 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 106, मतलब 106वां संविधान का संशोधन होता है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि 33% जो सीट्स हैं कहां पर, लोकसभा में, उसको वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप स्टेट असेंबली की बात करते हैं तो वहां तो मात्र 5% पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो ये मैंने कहा ये 1992 में एक अमेंडमेंट आया था, 72nd अमेंडमेंट, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जितनी भी लोकल बॉडीज होंगी वहां पर 1/3 सीट्स जो होंगी वो वुमेन्स के लिए क्या होंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। और अगर इसी लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो लगभग पंचायती राज सिस्टम जो चल रहा है वहां पर 10 लाख वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलती हैं।
क्यों? क्योंकि पहले से रिजर्व कर दी गई थी। अब अगर पूरे विश्व में बात करते हैं तो एक ऐसी कंट्री है नॉर्डिक कंट्री, मतलब नॉर्दर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की जो नॉर्दर्न कंट्री है वहां पर लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। यही इसका एक ग्राफ बना हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया, ग्राफ में आपको नॉर्डिक कंट्रीज में याद रखना है लगभग कितना है, 42.3% आपका देखने को मिलता है पार्टिसिपेशन वुमेन्स का। फिर अमेरिका का याद रखना है, यूरोप का याद रखना है, फिर आपको इंडिया का याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 आपको ग्राफ याद रखने हैं। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर ये ग्राफ जरूर बनाइएगा, अब अच्छा रहेगा, आप मतलब नंबर आपको पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे वहां पर। ठीक है, उसके बाद रिलीजन की बात की, धर्म की बात की, तो मैंने कहा पॉलिटिक्स में अगर धर्म की बात करते हैं तो गांधी जी ने पहले ही कहा था कि हम धर्म को कभी, हम रिलीजन को कभी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकते। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। कहा ठीक है, क्या करना होगा, तो हमें किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं सोचना है, हमें उसकी मॉरल वैल्यूज के बारे में सोचना है कि उस रिलीजन में मॉरल वैल्यूज क्या है, उसके आधार पर हमें काम करना है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिला। फिर अलग अलग जगह पर कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, फिर हम कास्ट पर आ जाते हैं। और जब मैंने कास्ट की बात की तो मैंने कहा कास्ट क्या होता है, एज अ वोट बैंक काम करता है, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैंने कहा कास्ट, यादव, राजपूत, लोहार, कोरिया, ये सब किस आधार पर काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है, एक तरह से आपके लिए एक मतलब वोटर्स का काम कर रहे हैं, ये आपके लिए वोट बैंक का काम कर रहे हैं। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं आप किस धर्म के हैं, किस कास्ट से हैं। ठीक है, वो केवल वोट बैंक का काम करते हैं अपने लिए। देखिए हमें क्या करना है, हम ये सोचते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ाना है एक दूसरे से, और हम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उल्टा होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना है हमारे लिए, पर हम लड़ रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये कहीं ना कहीं भारत में इतने समय गलत देखने को मिलता है। उसके बाद सेकुलर स्टेट की बात की मैंने। सेकुलर स्टेट का मतलब है, देखा कि हमारे भारत में कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब जैसे आप बात करते हैं कि बुद्धिज्म बात करेंगे, श्रीलंका में बुद्धिज्म आपका ऑफिशियल रिलीजन है। इंग्लैंड की बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी आपका ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लाम आपका ऑफिशियल रिलीजन है। तो भारत में कोई ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब यहां से हमें बात करनी थी कास्ट। पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल होता है। कास्ट मतलब आप सिंपल सी बात करें, जाति। ठीक है, जाति का पॉलिटिक्स में रोल की बात करेंगे तो कह रहा है कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। When parties choose an candidate in election, they keep in mind that caste composition of candidates should be matched with their constituency. Constituency मैंने बताया क्या होती है, क्षेत्र, सीट कहेंगे आप, जहां जिस सीट से वो लड़ रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इस चीज को दिमाग में अपने रखती है कि हम उसी कास्ट के बंदे को या उसी कास्ट के जो लीडर है उसको हम अपना नेता बनाएंगे, जहां पर उस रीजन में जिस कास्ट की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए एक गांव है जिसका नाम है ए। ठीक है, इस गांव में ए है, इस गांव में रहने वालों की संख्या, मान लीजिए मैंने कहा यादव रहने वाले ज्यादा हैं, मतलब यादवों की संख्या लगभग आपकी 70% है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इस चीज को दिमाग में रखेगी कि अगर यहां से नेता एक यादव जाति का होगा तो हमें जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यही पहली बात हो रही है कि when parties choose candidate in election, they keep in mind that caste composition of candidates should be matched with their constituency। मतलब कास्ट उसकी मिलनी चाहिए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से। दूसरे की अगर बात करेंगे तो कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक्स अपील टू कास्ट सेंटीमेंट टू देयर सपोर्टर। अब देखते हैं कि आप इस जात के हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी सेंटिमेंटल के रूप में देती है कि आप हमारे जात के हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा भी कास्ट के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री हैड अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट। कह रहे हैं कि द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट। अब अगर एक कास्ट से आपको जीतना है तो ये जरूरी नहीं है पार्लियामेंट में। मैं आपको पहले भी बता दूं, अगर आप एक कास्ट को लेकर चल रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जीत जाएं, ये बहुत संभवता होना मुश्किल है। आपको सभी कास्ट को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ चुनाव जीत सकते हैं आप। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं तो लास्ट पॉइंट है, पीपुल से दैट कास्ट इज अ वोट बैंक। लोग कहते हैं कास्ट क्या है, कास्ट इज द वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। इट मींस अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर द पार्टी।
मतलब कहते हैं कास्ट हमारे लिए एक वोट बैंक है, मतलब इसका मतलब कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। इसका मतलब हुआ कि उस पार्टी को, उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग सबसे ज्यादा वोट करते हैं, तो इसीलिए उसको वोट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो कास्ट का ये रोल होता है कि वोट बैंक का ही काम करते हैं कास्ट आपके लिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपके देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्टेट 2 रीजन टू शो दैट कास्ट एलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आप बताइए कि कास्ट अकेले किसी देश के इलेक्शंस का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसको 2 पॉइंट से आप समझाइए। ठीक है, तो अब 2 पॉइंट से पहला पॉइंट है नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंटीज हैव अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। तो किसी भी पार्लियामेंट में, ठीक, किसी भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब किसी भी क्षेत्र में, आप देख नहीं रहे हैं कि आपके चाहे लालगंज की बात करें, आपके चाहे रायबरेली की बात करें, चाहे जिस क्षेत्र की बात करें, वहां पर क्या केवल एक ही कास्ट के लोग रहते हैं? नहीं रहते हैं। एक कास्ट के लोग नहीं, कई कास्ट के लोग रहते हैं वहां पर, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, जिसके कारण हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक कास्ट के आधार पर आप वोट जीत सकते हैं या वोट पा सकते हैं। दूसरा पार्टी, नो पार्टी विंस ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर कास्ट के हिसाब से, मान लीजिए ठाकुर कास्ट के हिसाब से आपने वोटिंग करना, तो क्या पूरे ठाकुर आपको वोट दे देंगे? ऐसा भी संभव नहीं होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कास्ट एक रोल तो दिखाती है, पर अकेले कास्ट के आधार पर अगर आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो जीतना आपका मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं कि हाँ भाई, कास्ट जो अकेले है वो किसी इलेक्शन का रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां तक आपका चैप्टर था। अब चैप्टर्स के आगे अगर आप बात करेंगे तो यहां से संबंधित क्वेश्चंस होंगे आपके। क्वेश्चंस का मतलब है पहले आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, फिर कुछ और क्वेश्चन है, तो मतलब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहां से बता रहा हूं। लिखा है, when we speak of gender division we usually refers to। अगर हम जेंडर डिवीजन का मतलब आप जान गए, मेल और फीमेल की बात होने लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। भाई हो सकता है, अगर हम जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है मेंस और वुमेन्स के लिए, पर यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये आंसर थोड़ा सा उचित नहीं है। उसके बाद अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। हम अगर कहीं जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो यही अनइक्वल रूल्स, मतलब अगर हम कहीं भी जेंडर को डिवाइड करे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाएं ये काम करेंगी और पुरुष ये काम करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हम अनइक्वल डिवीजन कर रहे हैं 2 आपके जेंडर्स के बीच में। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही इसका बेस्ट आंसर। देखिए, ये ऑप्शन हो सकता था, पर पॉलिटिक्स के हिसाब से ये आंसर यहां पर सही नहीं है। अगर बायो होता तो जेंडर डिवीजन में ये आपका आंसर सही हो जाता, पर हम पढ़ रहे हैं एसएसटी, तो और एसएसटी के हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो आपका यही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। देखिए, अब यहां से ये जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, इसको यहां से अब 2 आंसर हो जाएंगे। इंडिया की बात करेंगे तो आपकी लोकसभा में भी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है, और पंचायती राज सिस्टम से भी पहले, पंचायती राज सिस्टम में पहले से, मतलब 1992 से ही आपकी सीट्स रिजर्व है। कितनी? 1/3। और लोकसभा में भी आपकी सीट्स 33% सीट्स को रिजर्व अब कर दिया गया है, पर ये अलाउ होगा जब लोकसभा का नेक्स्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से 2 आंसर निकल के आते हैं, पर अब आपकी किताब में अभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप यही आंसर लगाएंगे, दोनों आंसर लगा के मत चले आइएगा। ठीक है, तो आप यही पंचायती राज बॉडीज या पंचायती राज सिस्टम को ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल इज बेस्ड ऑन बिलीफ। अच्छा, पहले मैंने कम्युनल पॉलिटिक्स जो होती है वो क्या होती है? कम्युनल पॉलिटिक्स, ये मैंने आपको बताया है। मैंने कहा कम्युनल पॉलिटिक्स डिफाइन होती है कि किसी एक कम्युनिटी के लोग जहां पर ज्यादा होते हैं और वो अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे होते हैं या फिर काम प्रयास कर रहे होते हैं, तो वो हो गया कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, मैंने कहा एक जगह पर ऐसे लोग हैं जो एक किसी धर्म को मानते हैं ज्यादा, और वो कहते हैं कि मेरी सरकार बननी चाहिए क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, तो ऐसी पॉलिटिक्स आपकी कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती है। मतलब एक कम्युनिटी, एक बिलीफ जो होता है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने का काम कर रहा होता है या प्रयास कर रहा होता है, वो कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाता है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स बिलीव किस पर करता है? वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा सोचता है कि हाँ कि एक रिलीजन जो होगा वो दूसरे से बेहतर होगा, तो सोच सकता है। मैंने कहा ना, अगर ऑप्शंस आपको एक से ज्यादा लग रहे हैं तो आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स में ये चीजें नहीं होती हैं। फॉलो मतलब कह क्या रहा है कि डिफरेंट रीजन्स के लोग एक साथ अच्छे से इक्वल सिटीजन्स के रूप में रह सकते हैं, तो ऐसा कम्युनल में नहीं होता है। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्स्टिट्यूशन वन कम्युनिटी, तो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले एक कम्युनिटी को बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टेट पावर कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर अदर्स, तो यही डी ऑप्शन आपका सही है कि पावर जो होती है वो कहते हैं कि हम दूसरे के हिसाब से अपनी पावर हमारी ज्यादा है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, अपना डोमिनेशन बनाएंगे, अपना रिलीजन के आधार पर उस क्षेत्र को हम अपना डोमिनेंस देंगे, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमारे रहने का अधिकार होगा। तो ये आपका डी आंसर यहां से कम्युनल पार्टी से सही है, ठीक है। फिर और बात करते हैं, तो कह रहा विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, तो ध्यान रखना कि ये रॉन्ग और नॉट ये शब्द आप जल्दबाजी में भूल जाते हैं, देखते ही नहीं है और आप सही वाला आंसर लगा के चले आते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं भी नॉट लिखा है, कहीं भी रॉन्ग लिखा है, तो आपको गलत वाले को पकड़ना है, सही इसमें ज्यादा है, गलत एक ही है, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रिलीजन, तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा गलत है इसमें से, तो प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड, मैंने कहा कि बिल्कुल हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो इसलिए रिलीजन के आधार पर अंतर नहीं किया जाएगा, तो ये सही है आपका, मतलब इसके हिसाब से नहीं सही है, पर ये बात सही है, हमको गलत वाला ढूंढना है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, हम किसी एक को ऑफिशियल स्टेटस बना देंगे, तो यही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो बाकी तो आप समझ ही गए, ये वाला आपका यहाँ से सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लिस्ट ये भी आपको मिलाना है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि कौन कैसा होता है, ये आपके हमको लग रहा है मिली मिलाई लिस्ट है। तो कह रहा फेमिनिस्ट कौन होते हैं, तो मैंने आपको बताया फेमिनिस्ट है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन्स और मेंस के पे बिलीव करते हैं, वो आपके फेमिनिस्ट कहलाते हैं। तो वही लिखा है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन, तो वही क्या कहलाएंगे, फेमिनिस्ट कहलाएंगे। उसके बाद सेक्युलरिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन हु सेज द रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, मतलब ऐसे लोग जो कहते हैं कि जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल बेसिस होगा किसी कम्युनिटी का, मतलब जरूरी होगा किसी कम्युनिटी के लिए एक धर्म जरूरी होगा, वो क्या कहलाते हैं, सेक्युलर। हमारा भारत सेक्युलर है, कि कोई कह रहा है कि नहीं कोई प्रिंसिपल रिलीजन तो है पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कास्टिस्ट की बात करते हैं, तो अ पर्सन हु थिंक दैट कास्ट इज अ प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, बिल्कुल है, तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि कास्ट ही एक प्रिंसिपल बेसिस है कम्युनिटी का, वो कास्टिस्ट कहलाएंगे। और कम्युनलिस्ट मैंने बताया, पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बिलीफ, तो कम्युनलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं कि रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा लोगों को, मतलब एक अपने आधार पर, एक अपनी कम्युनिटी के आधार पर लोगों को बनाया जाएगा, तो वो आपके कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं। आज इस चैप्टर की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, इस चैप्टर को लिख लीजिए। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको चैप्टर्स की पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको लिख लीजिए। जब मैं पढ़ाता रहता हूं तो आप उसको अपनी कॉपी में खोलकर उसको बार बार रीचेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप गोला करते रहेंगे, तो इससे आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, ठीक है। तो बस ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही, आगे कल आपको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।